हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक जो कि क्लस्टर एनालिसिस है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसमें हम डिफरेंट मल्टीवेरिएट टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है और उसको हम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा उसके कॉन्सेप्ट को एंड देन को कैसे सॉफ्टवेयर में करते हैं। एसपीएसएस एंड जमोवी दो सॉफ्टवेयर हमारे इंटरेस्ट के हैं। देन अब हम मल्टीवेरिएट टेक्निक के जो सेकंड टाइप है या सेकंड कैटेगरी है उस क्लस्टर एनालिसिस, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड देन फर्दर वीडियोस में हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड अदर टेक्निक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्लस्टर एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम देखेंगे कि हम एसपीएसएस में कैसे क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। हम थर्ड पार्ट जो कि हम जमूवी में क्लस्टर एनालिसिस कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। अच्छा, एसपीएसएस एक पेड सॉफ्टवेयर है तो हम एसपीएसएस में भी देखेंगे कैसे करते हैं एंड जमूवी जिसका एक्सेस सभी के पास है क्योंकि वो एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, तो हम उसमें भी कैसे करते हैं वही देखेंगे। दोनों में रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लस्टर एनालिसिस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस में कैसे क्लस्टरिंग की जाती है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस क्लस्टरिंग क्या है, और फैक्टर एनालिसिस से ये कैसे डिफरेंट है, इसे कब यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है क्लस्टर एनालिसिस की। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और इससे रिलेटेड हाउ टू डू क्लस्टर एनालिसिस, उसके स्टेप्स को भी हम समझने वाले हैं। इन पार्ट टू में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसपीएसएस में क्लस्टर एनालिसिस कैसे परफॉर्म की जाती है और स्टेप बाय स्टेप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस। तो सिंपल वर्ड्स में क्लस्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका यूज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या केसेस को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये इन सारे नोट्स में मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया है आपके लिए इनकी रीडिंग इजी हो तो आप इसको रीड करके भी समझ सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं ये। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने डिस्कस क्या करा कि क्लस्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका यूज सिमिलर ऑब्जेक्ट या केसेस को ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए। यानी हम एक होमोजेनस ग्रुप बनाना चाहते हैं जहां पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे एक दूसरे से काफी सिमिलर होंगी, हम उनका एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम क्लस्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक कंपनी के पास 100 कस्टमर्स का डेटा है। उनकी एज से रिलेटेड डेटा है, उनकी इनकम, उनकी स्पेंडिंग एंड उनकी परचेज फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कंपनी के पास डेटा है और वो कंपनी इस बेसिस पर एनालाइज करना चाहती है। तो कंपनी डायरेक्टली 100 कस्टमर्स को इंडिविजुअली एनालाइज तो कर नहीं सकती। तो वो क्या करती है कि उस डेटा को कुछ सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाती है या एक क्लस्टर बनाती है जो कि है हाई इनकम हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स का। दूसरा ग्रुप या क्लस्टर बनाती है मीडियम इनकम और मॉडरेट स्पेंडिंग कस्टमर्स का। तीसरा क्लस्टर बनाती है या ग्रुप बनाती है लो इनकम और लो स्पेंडिंग कस्टमर्स का। तो यहाँ हमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कस्टमर्स को एक ग्रुप या क्लस्टर में प्लेस किया। तो यही है क्लस्टर एनालिसिस का बेसिक आइडिया। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं और वो क्लस्टरिंग भी होमोजीनस होती है। होमोजेनिटी की बात करते हैं। ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्ट्स को रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप्स में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स।
यानी इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ जो मैं टर्म बोला ऑब्जेक्ट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट एक कस्टमर हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं, स्टोर्स या सुपरमार्केट्स हो सकती हैं, सिटी हो सकती है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को कुछ सेलेक्टेड वेरिएबल्स के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटिवली सिमिलर होते हैं। हमने क्या डिस्कस करा कि क्लस्टर एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्ट्स को रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप्स में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिवली काफी सिमिलर होते हैं। हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से। ओके। लेकिन जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, जैसे हमारा पर्पज है कि हम 3 से 4 क्लस्टर बनाएं, तो क्लस्टर 1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो काफी एक दूसरे से सिमिलर होंगे। लेकिन क्लस्टर 1 का ऑब्जेक्ट क्लस्टर 2 के ऑब्जेक्ट से काफी डिफरेंट होगा। यानी कि सपोज करिए कि अगर हम कस्टमर्स को इनकम और स्पेंडिंग के बेसिस पर क्लस्टर कर रहे हैं, तो एक क्लस्टर के कस्टमर्स की इनकम और स्पेंडिंग पैटर्न सिमिलर हो सकती है एक क्लस्टर के अंदर। सपोज करिए क्लस्टर 1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इनकम और स्पेंडिंग पैटर्न सिमिलर है। लेकिन अगर कोई क्लस्टर 2 है तो उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इनकम और स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट हो सकती है। तो इसका बेसिक ट्रिक्स यही है कि विद इन अ क्लस्टर सिमिलैरिटी हाई होती है, लेकिन बिटवीन क्लस्टर्स मतलब क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 बिटवीन क्लस्टर्स डिफरेंस काफी हाई होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ये क्लस्टर एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का। हमने फैक्टर एनालिसिस में डिस्कस करा था कि वहां पे कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते हैं। फैक्टर एनालिसिस भी एक इंटरडिपेंडेंट टेक्निक है। सेम उसी तरह क्लस्टर एनालिसिस भी एक इंटरडिपेंडेंट टेक्निक है। यानी इसकी मीनिंग ये है कि क्लस्टर एनालिसिस में हम वेरिएबल्स को आइसोलेटेड मैनर में एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि हम वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट या ओवरऑल पैटर्न को कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर्स को क्लस्टर करना चाहते हैं और हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सपोज करिए एज से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, स्पेंडिंग से रिलेटेड, परचेज फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, क्लस्टर एनालिसिस इन वेरिएबल्स को कलेक्टिवली कंसिडर करके आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कस्टमर एक दूसरे के सिमिलर हैं। यानी सिर्फ इनकम को देखकर कस्टमर्स को ग्रुप नहीं किया जाएगा, बल्कि हम एज, इनकम, स्पेंडिंग और परचेज फ्रीक्वेंसी इन सबको कलेक्टिवली कंसिडर करके हम एनालाइज करेंगे। इसी वजह से क्लस्टर एनालिसिस को एक इंटरडिपेंडेंट टेक्निक या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि क्लस्टर एनालिसिस में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने अभी डिस्कस करा कि ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट ऑफ एनालिसिस जो आप करना चाहते हैं। लाइक क्लस्टर एनालिसिस में हम जिन एंट्रीज को ग्रुप्स में क्लासिफाई करना चाहते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हम कस्टमर्स को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सर्वे के जो रिस्पोंडेंट्स हमें मिले उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, कंपनीज को, कंट्रीज को, प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को, सिटीज को हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 500 कस्टमर का डेटा सेट है, तो यहाँ 500 कस्टमर्स आर आवर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम 50 कंपनीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो 50 कंपनीज आर आवर ऑब्जेक्ट्स। एंड अगर हम सपोज करिए 20 कंट्रीज को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रीज यूनिट ऑफ एनालिसिस है, जो 20 कंट्रीज है, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस का फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर ग्रुप्स में क्लासिफाई करना।
तो हमने डिस्कस करा कि होमोजीनस होना चाहिए, तो हम इस होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि होमोजीनस ग्रुप्स का क्या मीनिंग है। तो जो बेसिक लिटरल मीनिंग होती है होमोजीनस की मतलब होता है, वो होता है कि सिमिलर या लाइक, एक जैसा। तो क्लस्टर एनालिसिस में हम ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर के ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली सिमिलर हों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कस्टमर्स को शॉपिंग बिहेवियर के बेसिस पर क्लस्टर कर रहे हैं। तो अगर एक क्लस्टर में कस्टमर फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करता है, एक क्लस्टर वन है सपोज करिए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि वो फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करता है, हाई अमाउंट स्पेंड करता है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स परचेज करता है, तो ये कस्टमर्स एक दूसरे के बिहेवियर के टर्म्स में काफी रिलेटिवली सिमिलर हैं। इसीलिए यह एक होमोजीनस क्लस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर उस क्लस्टर के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर काफी सिमिलर है, काफी होमोजीनस है। तो ये है होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने डिस्कस करा था कि क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस दोनों इंटरडिपेंडेंट टेक्निक्स है। मतलब हम यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्लासिफाई नहीं करते, हम सारे वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट को देखते हैं जो मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे पास हैं। लेकिन फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस में डिफरेंस है, इन दोनों का मेन पर्पस डिफरेंट है। तो जो फैक्टर एनालिसिस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेरिएबल्स की नंबर्स को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं, तो फैक्टर एनालिसिस इन 20 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज करके उन्हें कुछ स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकता है। हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी कि फैक्टर एनालिसिस का मेन पर्पस होता है डेटा समराइजेशन या डेटा रिडक्शन। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से फैक्टर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है डेटा रिडक्शन या डेटा समराइजेशन। लाइक हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं, तो हम उनको रिड्यूस करके 4 फैक्टर्स या 4 कंपोनेंट्स में क्लासिफाई करें। तो फैक्टर एनालिसिस प्राइमरली वेरिएबल्स को रिड्यूस करता है। लेकिन क्लस्टर एनालिसिस में हमारा फोकस वेरिएबल को रिड्यूस करना नहीं होता है। यहाँ हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम नहीं करते हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। यानी सपोज करिए अगर हमारे पास 100 कस्टमर्स का एक डेटा सेट है, तो उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे। सपोज हमने 4 क्लस्टर्स में डिवाइड करा, तो ये है क्लस्टर एनालिसिस का बेसिक पर्पस। तो फैक्टर एनालिसिस में हम वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हैं, एंड वेयर एज क्लस्टर एनालिसिस में हम ग्रुप करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियर। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस इज द obverse of factor analysis, means opposite of factor analysis। अच्छा, ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं सारा इस नोट्स में पुट कर दूंगा, एंड आप इसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली। सो आप रिलैक्स रहिए, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस। तो अब क्वेश्चन आता है क्लस्टर एनालिसिस का प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम इसे कहाँ और कब यूज करते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस का बहुत सारी फील्ड्स में यूज किया जाता है। लाइक मार्केटिंग रिसर्च में इसको हम यूज करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में, कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करने के लिए हम क्लस्टर एनालिसिस यूज करते हैं, बिजनेसेस में हम क्लस्टर एनालिसिस को यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए कंपनीज को बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्योग्राफी में इसका हम क्लस्टर एनालिसिस को यूज करते हैं टू क्लासिफाई रीजन्स बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। हेल्थ केयर में हम क्लस्टर एनालिसिस का यूज करते हैं टू प्रोफाइल डिफरेंट पेशेंट्स बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओवरऑल जब भी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों और हम उन्हें सिमिलैरिटी के बेसिस पे मीनिंगफुल ग्रुप्स में क्लासिफाई करना चाहते हैं, तब हम क्लस्टर एनालिसिस का यूज करते हैं। ओके,
तो अगर हम समराइज करें जो हमने अभी तक इस 15 मिनट्स में डिस्कशन करा है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने डिस्कस करा कि क्लस्टर एनालिसिस एक मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। पॉइंट टू, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को रिलेटिवली होमोजेनस ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स में क्लासिफाई करना है। पॉइंट नंबर थ्री, एक क्लस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली सिमिलर होने चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, डिफरेंट क्लस्टर्स के ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली डिफरेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव हमने डिस्कस करा कि क्लस्टर एनालिसिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। देन हमने डिस्कस करा कि क्लस्टर एनालिसिस में हम वेरिएबल्स के सिमिलैरिटी पैटर्न्स को एग्जामिन करते हैं। एंड हमने फर्दर डिस्कशन करी कि फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस कैसे दोनों डिफरेंट हैं। अब हम इन दो इमेज को देखते हैं। फर्स्ट इमेज है एन आइडियल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन, एंड जो सेकंड वन है वो है अ प्रैक्टिकल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन। तो हम इन दोनों को एनालाइज करते हैं। फैक्टर एनालिसिस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये इमेज काफी बेनिफिशियल है। अगर आप इस इमेज के पर्पस को समझ जाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको क्लस्टर एनालिसिस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है। तो सबसे पहले हम इस फिगर वन को देखते हैं। इसकी हेडिंग है एन आइडियल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल वन हमारा वाई एक्सेस पे है एंड वेरिएबल टू हमारा एक्स एक्सेस पे है। एंड जो ग्राफ पे ब्लू डॉट्स है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अब आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ ऑब्जर्वेशन क्लियरली फोर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। एंड हर ग्रुप के ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से काफी क्लोज है। इनके बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इसकी मीनिंग ये है कि within each cluster objects are highly similar to each other। लेकिन अगर हम एक क्लस्टर को इस क्लस्टर से कंपेयर करें तो उनके बीच की डिस्टेंस काफी है। इसका मतलब कि बिटवीन डिफरेंट क्लस्टर्स ऑब्जेक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि बिटवीन डिफरेंट क्लस्टर्स ऑब्जेक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां हम एक आइडियल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन या सिचुएशन को देखते हैं जहां पे विद इन क्लस्टर तो सिमिलरिटी हाई है। मतलब इस क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में काफी सिमिलरिटी, काफी होमोजीनस है ये ब्लू डॉट्स। बट अगर हम इस क्लस्टर और इस क्लस्टर को कंपेयर करें तो जो बिटवीन क्लस्टर सिमिलरिटी है ये काफी लो है। यानी एक क्लस्टर के अंदर ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंट क्लस्टर्स के ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट है। और इस फिगर में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड कि हर क्लस्टर के अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ करी गई है। तो इस क्लस्टर की ये लिमिट भी डिसाइड कर देता है। इट मींस कि ये सेट ऑफ वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स इस बाउंड्री लाइन के अंदर है तो ये एक क्लस्टर है, ये सेट ऑफ वेरिएबल्स इस बाउंड्री लाइन के अंदर है तो ये दो क्लस्टर हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लस्टर्स काफी क्लियरली सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये होता है एक आइडियल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन कि एक आइडियल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो काफी डिस्पर्स्ड होती है। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है जो सेपरेट कर रही हो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रैंडमली स्कैटर्ड है। कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ एक दूसरे से क्लोज हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किस क्लस्टर का पार्ट होगा। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन को हम किसी एक क्लस्टर में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी दूसरे क्लस्टर में भी रीजनेबली प्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो क्लस्टर्स के बीच कोई ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली बाउंड्री के पास है, सपोज करिए कि अगर इसको देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वेशन हम
एकदम इस बाउंड्री के पास है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते क्लियरली कि उसे हम इस क्लस्टर में रखें या इस क्लस्टर में रखें। जब हमारे पास ऐसे स्कैटर्ड डेटा हो तो हम सेपरेशन नहीं कर सकते। तो इससे क्या होती है कि कंफ्यूजन होती क्रिएट हो सकती है कि किसको क्लस्टर 1 में रखना चाहिए और किसको क्लस्टर 2 या क्लस्टर 3 में रखना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली हमें परफेक्टली सेपरेटेड क्लस्टर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड का डेटा काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कस्टमर का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकता है, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे कुछ सपोज करिए, अगर कोई कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर का डेटा है, तो कुछ कस्टमर हाई स्पेंडर्स हो सकते हैं, कुछ लो स्पेंडर्स हो सकते हैं, एंड कुछ मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। तो वो जो मॉडरेट लेवल वाले हैं, ना वो हाई पे लाई कर रहे हैं ना लो पे लाई कर रहे हैं, यानी वो बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आएंगे, मीडियम कैटेगरी में आएंगे। तो अब ये कंफ्यूजन होती है कि उन्हें हम हाई स्पेंडर से क्लस्टर में क्लासिफाई करें या लो स्पेंडर से क्लस्टर में क्लासिफाई करें। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्लस्टरिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है, ग्रुप्स क्रिएट करना। तो आई होप कि इन दो इमेज को देख के आपको क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी होगी। एंड आप ये नोट दे सकते हैं डेंडोग्राम का है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डेंडोग्राम क्या होता है। अच्छा, डेंडोग्राम आप समझिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक ट्री की तरह होता है, मीन्स इसकी ब्रांचेस होती हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लस्टर एनालिसिस में डेंडोग्राम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस हम करते कैसे हैं, स्टेप्स क्या हैं, हाउ डू वी कंडक्ट क्लस्टर एनालिसिस। अब तक हमने क्लस्टर एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि हमने देखा है क्लस्टर एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखेंगे कि क्लस्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इन स्टेप्स को हम एक एक करके समझते हैं। आप देख सकते हैं इन 6 स्टेप्स में सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले रिसर्चर को ये क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हम किन ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि किन वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लस्टरिंग की जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती है, तो रिसर्चर को डिसाइड करना होगा कि कस्टमर्स को किन वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लस्टर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एज, इनकम, मंथली स्पेंडिंग, परचेज फ्रीक्वेंसी। अब क्लस्टर एनालिसिस इन सेलेक्टेड वेरिएबल्स के बेसिस पर कस्टमर्स के सिमिलरिटी पैटर्न को एग्जामिन करेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप में हमें ये क्लियरली डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज द क्लस्टरिंग ऑब्जेक्टिव एंड which variables will be used for clustering। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनअप्रोप्रिएट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो जो क्लस्टर्स डिराइव होंगे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, हम उनसे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं गेन कर सकते, हम कुछ उससे डिराइव नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्वेश्चंस और वेरिएबल्स को डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में। ओके। और दूसरी बात कि हम क्लस्टर एनालिसिस लार्ज नंबर ऑफ सैंपल डेटा सेट पे करते हैं, यानी अराउंड 100 150। इट मींस कि 80 90 100 इस टाइप का डेटा हमारे पास होना चाहिए, तो लार्ज सैंपल होना चाहिए। ओके। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रॉब्लम को अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है सेलेक्ट अ डिस्टेंस मेजर। इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि क्लस्टर एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही क्लस्टर्स में ग्रुप करना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। आप इस लाइन को रीड करिए।
हाउ डू वी गेट टू नो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, किन ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में क्लस्टर करना है और वो सिमिलर हैं? इसके लिए हमें एक मेजर ऑफ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी की जरूरत होती है। तो क्लस्टर एनालिसिस में सिमिलैरिटी को मेजर करने का एक कॉमन अप्रोच है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना। यानी हम जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करके ये इन्फर कर सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं और इन्हें हम एक ग्रुप में क्लस्टर कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कौन सा ऐसा मेजर सेलेक्ट करें जिस जो कि ये एक्यूरेटली मेजर करे कि दो ऑब्जेक्ट से बीच में डिस्टेंस कितनी है। यानी अगर दो ऑब्जर्वेशन के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो एक दूसरे के रिलेटिवली सिमिलर हैं, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो रिलेटिवली डिफरेंट है। तो जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड। ओके, अच्छा ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर को जब हम एनालाइज करेंगे तब वहां हम समझेंगे कि कैसे हम चेक बॉक्स पे टिक मार्क करके हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे फैक्टरिंग करते हैं, सॉरी क्लस्टरिंग करते हैं। अच्छा, यूक्लिडियन डिस्टेंस का एक और टाइप है वो है स्क्वायर्ड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर, तो हम वहां पे उसको भी डिस्कस करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं डिस्टेंस मेजर्स के, लाइक मैनहट्टन डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक मेथड भी इसे बोलते हैं हम। और अलग मेजर है ये आप देख सकते हैं चेव चेव डिस्टेंस मेथड। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अ, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। अच्छा, जब आप मैनुअल एनालिसिस करते हैं तो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम डिफरेंट डिस्टेंस मेजर को सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो जो हमें डिफरेंट क्लस्टरिंग रिजल्ट्स मिलेंगे या मिल सकते हैं। अगर सपोज हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉलो करा मेथड तो हमें कुछ और रिजल्ट मिलेगा क्लस्टरिंग का, अगर हमने मैनहट्टन फॉलो करा तो कुछ और मिलेगा। अच्छा, ये काफी एक्सट्रीम नहीं होंगे, समवॉट क्लोज ही होंगे। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए रिसर्चर को डिस्टेंस मेजर केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेज में हम एक अप्रोप्रिएट और सुटेबल डिस्टेंस मेजर सेलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। इसको हम समझते हैं डेटा के स्टैंडर्डाइजेशन को। अच्छा, आप जानते हैं कि वेरिएबल्स का कोई मेजरमेंट स्केल या यूनिट होता है। सपोज हम सुपरमार्केट कस्टमर्स को क्लस्टर करना चाहते हैं, सुपरमार्केट में कस्टमर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज करेंगे और उन वेरिएबल्स की मेजरमेंट टेक्निक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा चाहिए। हमें तो एटीट्यूड का डेटा चाहिए, हमें पेट्रोनेज का डेटा चाहिए, सपोज करिए हमें स्पेंडिंग का डेटा चाहिए, हमें लॉयल्टी का डेटा चाहिए। सपोज हम ये सारे टाइप के डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कोई एक कॉमन स्केल तो यूज नहीं कर सकते जो कॉमन स्केल एटीट्यूड को भी मेजर कर ले और स्पेंडिंग को भी मेजर कर ले। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स यूज करनी होती है। तो सपोज हम सुपरमार्केट के कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और उनकी क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, तो हम इन चार वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। एटीट्यूड, उनकी पेट्रोनेज, इट मीन्स कि वो कितनी फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, और उनकी लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी। तो हम सपोज करिए एटीट्यूड को 9 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर मेजर करते हैं। हम पेट्रोनेज को हम उनके मंथली विजिट्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। अमाउंट स्पेंडिंग हम रुपीज में उनकी कितनी स्पेंडिंग करते हैं उस वेरिएबल को मेजर करते हैं। लॉयल्टी को सपोज करिए हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि इन चारों वेरिएबल्स की यूनिट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। एक वेरिएबल को हम 1 to 9 के स्केल पे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा हम विजिट्स पे कंपेयर कर रहे हैं, तीसरा हम रुपीज में देख रहे हैं,
फोर्थ को हम परसेंटेज में देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वेरिएबल्स वास्टली डिफरेंट यूनिट्स में मेजर्ड हैं, तो डिस्टेंस कैलकुलेशन में कुछ वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेंडिंग को रुपीस में मेजर कर रहे हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज एटीट्यूड स्कोर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज हो सकती है। तो इसी वजह से क्लस्टरिंग सॉल्यूशन पर मेजरमेंट यूनिट्स का इन्फ्लुएंस आ सकता है या रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स को एक कंपेरेबल स्केल पर पुट किया जाए या उन्हें ब्रिंग किया जाए, उन्हें एक स्केल पे लाया जाए। ओके। अच्छा, इसका एक और पर्पस होता है। अभी तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा को समझा कि हम क्यों स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हैं। तो हम हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एक स्केल पे लाए। दूसरा पर्पस होता है इसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा का, होता है कि आउटलायर्स को चेक करना। तो आउटलायर्स क्या होता है? तो आउटलायर्स वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी वैल्यूज बाकी ऑब्जर्वेशन से बहुत अनयूजुअल या अटिपिकल होती हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कस्टमर्स की स्पेंडिंग को एनालाइज कर रहे हैं और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम कस्टमर्स अराउंड 5,000 से 10,000 के बीच में स्पेंडिंग कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि 5 लाख स्पेंड कर रहे हैं 1 मंथ में। तो ये जो 5 लाख की स्पेंडिंग वाला कस्टमर, ये एक हो सकता है या दो हो सकते हैं हमारे पूरे डेटा सेट में। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट 95 या 99% डेटा है, वो तो 5,000 से 10,000 के बीच में स्पेंडिंग कर रहा है। तो ऐसे आउटलायर्स को भी चेक करने में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा हमारा हेल्प करता है, क्योंकि ये आउटलायर्स हमारे कैलकुलेशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट हम जब फाइनल क्लस्टरिंग करते हैं, क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं, तो दिख सकता है। इसलिए क्लस्टर एनालिसिस करने से पहले हमें डेटा को एग्जामिन करना चाहिए और ये पोटेंशियल आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करके डेटा को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। ओके। तो हमने अभी तक डिस्कस करा कि हम क्लस्टरिंग के फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, देन डिस्टेंस मेजर सेलेक्ट करते हैं। हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी, हम कौन सा डिस्टेंस मेजर सेलेक्ट करते हैं, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करी डेटा की हमने। अब हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे सिलेक्शन ऑफ अ क्लस्टरिंग प्रोसीजर। तो क्लस्टर एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स के क्लस्टरिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, एंड ब्रॉडली इन्हें हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड दूसरी टेक्निक है वो है नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और इनकी सब टाइप्स भी हैं, इनको अब हम डिटेल में समझते हैं, इन कैटेगरीज को और इनकी सब कैटेगरीज को। ठीक है? अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस टेबल है, इसको अभी हम डिस्कशन करने के बाद इस टेबल को समझेंगे, क्योंकि जब हम इलेबोरेट में डिस्कशन कर लेंगे तो इस टेबल को समझना आपके लिए काफी इजी होगा। तो सबसे पहले हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को डिस्कस करते हैं। एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग के भी दो सब टाइप्स हैं, एक है एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड दूसरी है डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इनको भी डिस्कस करेंगे हम। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग को डिस्कस करते हैं। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें क्लस्टर्स का एक हायरार्की या ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अच्छा, हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि डेंडोग्राम को हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसकी ब्रांचेस टाइप होती हैं, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसकी ब्रांचेस हों। तो यानी क्लस्टरिंग प्रोसेस को हम एक ट्री की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। ओके। तो ये होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अच्छा, यहाँ पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम प्री डिटरमाइन नहीं करते हैं कि कितने क्लस्टर्स होंगे। हम कुछ ग्राफ्स और कोफिशिएंट को
विजुअलाइज करके ऑब्जर्व करके ये डिसाइड करते हैं कि कितने क्लस्टर बनेंगे। यानी हम सॉफ्टवेयर को पहले ही प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ क्लस्टर्स नहीं अफर्म कर रहे हैं, उसे हम नहीं दे रहे हैं कि आप इतने क्लस्टर्स क्रिएट करो, इतने। हम ये सॉफ्टवेयर के डिस्क्रिप्शन पे लीव कर देना कि वो क्लस्टर्स क्रिएट करे। मतलब जो वैल्यूज आ रही है उसको देख के हम, डिस्क्रिप्शन तो हमारा ही होता है, लेकिन हम वहां पे प्री स्पेसिफाई नहीं करते हैं कितने क्लस्टर बनेंगे। तो ये होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अच्छा, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के भी दो मेजर अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच है एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग एंड दूसरी अप्रोच है डिविजिव क्लस्टरिंग। हमने अभी ऊपर इस फ्लो चार्ट को देखा था। अब हम इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग को हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। यानी इसमें स्टार्टिंग में हर ऑब्जेक्ट एक सेपरेट क्लस्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 5 कस्टमर्स हैं, कस्टमर ए, बी, सी, कस्टमर डी, कस्टमर ई, तो इनिशियली यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 सेपरेट क्लस्टर होगा। यानी ए का अलग क्लस्टर, बी का अलग क्लस्टर, सी का अलग क्लस्टर एंड सो ऑन। अब एल्गोरिदम इन ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस को चेक करेगा, और जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सबसे क्लोज होते हैं उन्हें कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाएगा। यानी फॉर एग्जांपल वो ए एंड बी का एक क्लस्टर क्रिएट कर सकता है, सी एंड डी का एक क्लस्टर क्रिएट कर सकता है। यानी हम पहले एक स्मॉलर क्लस्टर क्रिएट करते हैं, देन उससे एक बिगर क्लस्टर क्रिएट होता है, देन उससे भी एक बड़ा क्लस्टर क्रिएट होता है, एंड फाइनली सारे ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल क्लस्टर में आ जाते हैं। इसलिए इसे एग्लोमरेटिव यानी बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। यानी हम एक छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, स्मॉल से हम बिगर की ओर मूव कर रहे हैं, एंड हमारे सारे ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली फाइनली एक सिंगल क्लस्टर में हो जाते हैं। यानी हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, देन हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं एंड बिगर क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं, एंड फाइनली ऑल ऑब्जेक्ट्स बिकम वन क्लस्टर। ये होता है एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। ओके। अच्छा, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो वो लिंकेज मेथड है, वेरिएंस मेथड है, सेंट्रोइड मेथड है। एंड लिंकेज के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज। एंड वेरिएंस के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो उससे पहले हम डिविजिव क्लस्टरिंग को समझते हैं। हमने एग्लोमरेटिव को समझा, अब हम डिविजिव को समझते हैं। उसके बाद हम एग्लोमरेटिव के भी सब टाइप्स और अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। तो डिविजिव क्लस्टरिंग एग्लोमरेटिव का अपोजिट अप्रोच है। यानी डिविजिव क्लस्टरिंग को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, हम एग्लोमरेटिव को बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। लेकिन डिविजिव क्लस्टरिंग में हम इसको डाउन अप्रोच कहते हैं, मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यानी इसमें स्टार्टिंग में सारे ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल लार्ज क्लस्टर में होते हैं। लाइक हमने अभी बात करी कि हमारे पास 5 क्लस्टर्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो डिविजिव क्लस्टरिंग में ये ए, बी, सी एंड टी एंड ई ये सारे एक ही क्लस्टर में होंगे। एंड अब एल्गोरिदम इस लार्ज क्लस्टर को ग्रेजुअली स्प्लिट या डिवाइड करता है। यानी ए एंड बी का वो एक क्लस्टर बनाए, सी, डी और ई का दूसरा क्लस्टर बनाए, देन फिर फर्दर स्प्लिट करे, ए बी का एक क्लस्टर, देन सी, डी, ई को स्प्लिट करके सी एंड डी का एक क्लस्टर और ई का एक सेपरेट क्लस्टर, देन और उसको इवेंचुअली स्प्लिट करे, और ए का अलग क्लस्टर, बी का अलग क्लस्टर, सी का अलग क्लस्टर, डी का अलग क्लस्टर, ई का अलग क्लस्टर। यानी एंड में हम हर ऑब्जेक्ट्स को अपने सेपरेट क्लस्टर्स असाइन करते हैं। तो हमने डिस्कस करा कि एग्लोमरेटिव में एक बड़ा क्लस्टर होता है, लेकिन डिविजिव क्लस्टरिंग में एक बड़ा क्लस्टर होता है, उसको हम स्प्लिट कर करके इंडिविजुअल क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं। ओके। इट मींस हम एग्लोमरेटिव में ऐड या मर्ज करते हैं, एंड डिविजिव में हम डिवाइड या स्प्लिट करते हैं। इनकी मीनिंग सही क्लियर है, आप देख सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं ये। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केटिंग रिसर्च में हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग जो कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग का पार्ट है, इसको प्रिफर करते हैं। ओके। हमने डिस्कस करा था कि एग्लोमरेटिव के भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, लिंकेज, वेरिएंस, सेंट्रोइड एंड लिंकेज के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम इनको समझते हैं।
तो हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग को 3 मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है लिंकेज मेथड, सेकंड है वेरिएंस मेथड एंड थर्ड वन इज सेंट्रोइड मेथड। तो हम लिंकेज मेथड को समझते हैं। तो लिंकेज मेथड क्या है? तो लिंकेज मेथड में हम क्लस्टर्स को ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस के बेसिस पर फॉर्म करते हैं, या सॉफ्टवेयर फॉर्म करता है। यानी सॉफ्टवेयर क्लस्टर्स को ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस के बेसिस पर फॉर्म करता है। ओके, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट लिंकेज मेथड का। अच्छा, लिंकेज मेथड भी, इसके 3 अप्रोचेज या टाइप्स हैं। सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड एवरेज लिंकेज। इसको हम समझते हैं, इनकी डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले समझिए कि सिंगल लिंकेज मेथड को हम मिनिमम डिस्टेंस मेथड या नियरेस्ट नेबर रूल भी बोलते हैं, या नियरेस्ट नेबर मेथड भी बोलते हैं सिंगल लिंकेज मेथड को। तो इस मेथड में सबसे पहले उन 2 ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके बीच डिस्टेंस मिनिमम होती है। मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो सपोज ए और बी के बीच की डिस्टेंस सबसे कम है। आप इस इमेज को ऑब्जर्व करिए, इस फिगर को। तो ए एंड बी सपोज करिए उनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। यानी हो सकता है कि सी जो है वो क्लस्टर 1 के क्लोज हो, या सी और डी एक दूसरे के क्लोज हो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसके बेसिस पर नेक्स्ट ग्रुपिंग होती है। एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक सारे ऑब्जेक्ट किसी एक सिंगल क्लस्टर में ना हो जाएं, क्योंकि लिंकेज और सिंगल लिंकेज एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का पार्ट है। और एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में हम बॉटम अप्रोच है, हम मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स हम वन सिंगल क्लस्टर की ओर मूव करते हैं। ओके, तो सिंगल लिंकेज मेथड में ये पॉइंट है। यानी सिंगल लिंकेज मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 क्लस्टर के बीच की डिफरेंस उनके 2 क्लोजेस्ट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के बीच पर डिटरमाइन होती है। यानी अगर 2 क्लस्टर्स हैं, सपोज करिए ए एंड बी, या 1 या 2, तो हम दोनों क्लस्टर्स के हर पॉसिबल पेयर को कंपेयर करेंगे और सबसे छोटी डिस्टेंस ये दोनों को कंसिडर करेंगे। इसीलिए इसे नियरेस्ट नेबर रूल भी कहा जाता है। ओके, तो सिंगल लिंकेज में हम क्लोजेस्ट पॉइंट को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है कंप्लीट लिंकेज मेथड। तो ये भी काफी सिमिलर है सिंगल लिंकेज से, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। हम सिंगल लिंकेज मेथड में मिनिमम डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबर को कंसीडर करते हैं, लेकिन हम कंप्लीट लिंकेज मेथड में मैक्सिमम डिस्टेंस या फारदेस्ट नेबर को कंसीडर करते हैं, मतलब जो सबसे दूर है। यानी कंप्लीट लिंकेज में 2 क्लस्टर्स के बीच डिस्टेंस को उनकी 2 फारदेस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों देख सकते हैं आप, दूर है, तो इनको हम मैक्सिमम डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। यानी हमने देखा कि सिंगल लिंकेज में हम जो सबसे नियरेस्ट होता है मिनिमम डिस्टेंस उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन कंप्लीट लिंकेज में हम जो फारदेस्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं। एंड जो थर्ड टाइप है वो है एवरेज लिंकेज मेथड। तो एवरेज लिंकेज में हम डिस्टेंस को सिर्फ क्लोजेस्ट या फारदेस्ट के बेसिस पे डिफाइन नहीं करते हैं। इंस्टेड हम यहाँ ऑल पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। यानी अगर सपोज करिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लस्टर ए और क्लस्टर बी। तो क्लस्टर ए के हर ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर बी के ऑब्जेक्ट के साथ पेयर करके डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, एंड फिर इन डिस्टेंस का एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो यह है एवरेज लिंकेज मेथड। यानी हम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस को नहीं चेक करते हैं, बल्कि हम पेयर वाइज डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अच्छा, क्लस्टरिंग में एवरेज लिंकेज मेथड को मोस्टली प्रिफर किया जाता है, तो आप ये माइंड में रखिएगा। तो हमने अभी डिस्कस करा कि
क्लस्टरिंग हायरार्किकल होती है, नॉन हायरार्किकल होती है, हायरार्किकल में भी एग्लोमरेटिव एंड डिविजिव होती है, एंड एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग भी 3 अप्रोचेस में डिवाइड हो सकती है, लिंकेज मेथड, वेरिएंस मेथड एंड सेंट्रोइड मेथड। लिंकेज मेथड को हमने डिस्कस करा कि जो सिंगल लिंकेज हो सकता है, कंप्लीट लिंकेज हो सकती है, एवरेज लिंकेज हो सकती है। अब वेरिएंस मेथड को डिस्कस करेंगे और इसके सब टाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंस मेथड को हम समझते हैं, इसे हम एरर सम ऑफ स्क्वायर्स मेथड भी बोलते हैं। तो वेरिएंस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है विद इन क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज करना। आप इस लाइन को रीड करिए, द वेरिएंस मेथड्स अटेम्प्ट टू जनरेट क्लस्टर्स टू मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर वेरिएंस। यानी सिंपल वर्ड्स में एक क्लस्टर के अंदर ऑब्जेक्ट्स जितने सिमिलर होंगे विद इन क्लस्टर वेरिएंस उतनी ही लो होगी। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएंस मेथड है वो है वार्ड्स प्रोसीजर या वार्ड्स मेथड। आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। वेरिएंस मेथड का जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो है वार्ड्स मेथड। अब हम इस वार्ड्स मेथड को डिस्कस करते हैं। ये वार्ड्स प्रोसीजर क्या होता है? तो इस मेथड में हम, आप देखिए ये इस पैराग्राफ को रीड करिए, हम इसको वन बाय वन रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम वार्ड्स मेथड में हर क्लस्टर के लिए वेरिएबल्स के मीन्स को कैलकुलेट करते हैं, उनकी मीन यानी एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम हर ऑब्जेक्ट और क्लस्टर मीन के बीच स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आप इस लाइन को रीड करिए, देन फॉर ईच ऑब्जेक्ट द स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस टू द क्लस्टर मीन्स इज कैलकुलेटेड एंड दीज डिस्टेंसेस आर सम्ड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इन डिस्टेंसेस को कंबाइन करके विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट की जाती है। मतलब सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, देन हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लस्टर्स मीन के बीच स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट किया और इन डिस्टेंसेस को कंबाइन करके विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट किया। अब हर स्टेज पर वो दो क्लस्टर्स कंबाइन किए जाते हैं जिनके मर्ज होने से ओवरऑल विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स में सबसे छोटा इंक्रीज होता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये पॉइंट काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो वर्ड्स मेथड होता है या वर्ड्स प्रोसीजर होता है, इसमें हम we try to create clusters that are internally as homogeneous as possible। यानी क्लस्टर्स के अंदर वेरिएशन को मिनिमम रखने की कोशिश होती है। ओके, जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है सेंट्रॉइड मेथड, जो नेक्स्ट कैटेगरी है। तो सेंट्रॉइड के जो सिंपल मीनिंग है वो है क्या कि क्लस्टर का सेंटर पॉइंट इस क्लस्टर का। तो सेंट्रॉइड मेथड में दो क्लस्टर के बीच डिस्टेंस को उनके सेंट्रॉइड के बीच डिस्टेंस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्लस्टर में कस्टमर्स हैं और हम उनकी एज, इनकम, स्पेंडिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लस्टर का सेंट्रॉइड इन वेरिएबल्स के मीन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जब भी नए ऑब्जेक्ट्स क्लस्टर में ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लस्टर का सेंट्रॉइड भी अपडेट होगा। तो हम सेंट्रॉइड मेथड में डिस्टेंसेस बिटवीन क्लस्टर सेंटर्स को कंसिडर करते हैं, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा, ये ऑब्जर्व किया गया कि एवरेज लिंकेज मेथड और व्हाट्स प्रोसीजर ये जनरली मोस्ट प्रिफर्ड मेथड्स हैं और ये बेटर परफॉर्मेंस शो करते हैं। इसलिए हाँ, रिसर्च में या आप जब भी क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो इस मेथड को प्रिफर करिएगा। तो हमने अभी क्या डिस्कस करा? अभी तक कि हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग डिस्कस करा, उसकी मीनिंग, देन एग्लोमरेटिव एंड डिविजिव क्लस्टरिंग डिस्कस करा, देन एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में भी लिंकेज मेथड और उसके सब टाइप्स को डिस्कस करा, देन वेरिएंस मेथड के और उसके सब टाइप्स को डिस्कस करा, एंड सेंट्रॉइड मेथड एंड उसके सब टाइप्स को डिस्कस करा। ये सारे नोट्स में ऑलरेडी रिटन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में। तो क्लस्टरिंग का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग।
पहली थी हायरार्किकल क्लस्टरिंग जिसके अलग अलग मेथड्स थे, अब है नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग को हम फ्रिक्वेंटली के मींस क्लस्टरिंग भी कहते हैं। इसे आप राइट कर सकते हैं के मींस क्लस्टरिंग। अच्छा, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम प्री डिटरमाइन नहीं करते कि कितने क्लस्टर्स होंगे, लेकिन हम नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग में उसका रिवर्स करते हैं। इट मींस हम यहाँ पे प्री डिसाइड करते हैं कि कितने क्लस्टर होंगे। आप फीड करते हैं इंफॉर्मेशन कि 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर क्रिएट करो। इट मींस कि आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स को ऑलरेडी डिसाइड करते हैं। इट मींस आप के मींस क्लस्टर, यानी के इज इक्वल टू 3, मतलब आप ये पहले ही बता रहे हैं कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, इसलिए इसे के मींस क्लस्टरिंग में बोलते हैं। और इस मेथड में कोई हायरार्किकल ट्री या ट्री लाइक स्ट्रक्चर या कोई हायरार्की डेवलप नहीं होती है। ओके, इसलिए इसे हम नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। अच्छा, इसके जो कॉमनली यूज मेथड्स हैं या टाइप्स हैं वो हैं सिक्वेंशियल थ्रेशोल्ड मेथड, पैरेलल थ्रेशोल्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग पार्टीशनिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट नॉन हायरार्किकल की अप्रोचेज हैं। अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, लेकिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके, तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग की है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स को पहले ही स्पेसिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे हम पहले ही बताते हैं कि कितने के बनेंगे, कितने क्लस्टर्स बनेंगे। हम एल्गोरिदम को ये बता रहे हैं कि हमें 3 क्लस्टर चाहिए, हमें 4 क्लस्टर्स चाहिए। ओके, ये पहली डिसएडवांटेज है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ इनिशियल क्लस्टर सेंटर होता है ये काफी आर्बिट्रेरी हो सकता है। यानी हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, जो सेंटर क्या होगा, ये नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग में इसका डिसीजन काफी आर्बिट्रेरी होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन एक और है। यानी अगर आप डेटा सेट के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो पॉसिबल है कि क्लस्टरिंग रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। ओके, अच्छा, हमने इसकी डिसएडवांटेजेस को समझा, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो ये काफी फास्ट है एज कंपेयर टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग और नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम इन दोनों को सेपरेटली आइसोलेशन में नहीं एनालाइज कर सकते हैं। हम इन दोनों को साथ में यूज करना चाहिए। हम इन दोनों को मेथड्स को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं इन दोनों मेथड को, और हम बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या बेटर सॉल्यूशन को अ, दे सकते हैं। हम उस डिफरेंस टेबल को देखते हैं जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग और नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग या के मींस क्लस्टरिंग जो है। तो हमने बोला था कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि डेंडोग्राम क्रिएट करते हैं, तो इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। देन हम इस, आप देखिए डेंडोग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ये कॉलम्स वर्टिकल, ये इसे हम डेंडोग्राम कहते हैं। और ये जो ये है, ये जो रेड लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं कि ये डेंडोग्राम को यहाँ से कट हो रही है। तो इस डेंडोग्राम को हम विजुअली ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ क्लस्टर्स बता सकते हैं। तो ये होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, डेवलपमेंट ऑफ हायरार्की और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये एग्लोमरेटिव या डिवीज हो सकता है। नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हमने बोला था कि यहाँ पे क्लस्टर्स को हम प्री स्पेसिफाई करते हैं, एंड यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर सेंटर्स आर्बिट्ररी हो सकता है। हम उसके अगर डेटा सेट के ऑर्डर को भी चेंज कर दे तो क्लस्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्लस्टर का रिजल्ट उसके सेंटर कौन सा सेलेक्ट हुआ इस पे डिपेंड करता है। ओके, ये हायरार्किकल और नॉन हायरार्किकल का विजुअल डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए होंगे। तो हमने अभी डिस्कस करा कि हम
स्टेप्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी, हमने डिस्टेंस मेजर सेलेक्ट करा, हमने कौन सा क्लस्टरिंग सॉल्यूशन फॉलो करना है। सपोज हम पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, देन हम एक डिस्टेंस मेजर यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड सेलेक्ट करते हैं, देन हम क्लस्टरिंग प्रोसीजर में हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, वर्ड्स मेथड को फॉलो करना चाहते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, उसमें भी एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग एंड वेरिएंस मेथड का भी सब टाइप जो अप्रोच है वर्ड्स मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, देन हम फोर्थ स्टेप पे हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, देन इंटरप्रेट करते हैं उस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं क्लस्टर्स की, एंड लास्ट स्टेज में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट करते हैं। ओके, सो आई होप कि क्लस्टर एनालिसिस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू परफॉर्म क्लस्टर एनालिसिस इन एसपीएसएस, उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे एक डेटा सेट पे। ये हमारा डेटा सेट है, मैंने डेटा सेट पे इंक्लूड करा है। हम इन 7 वेरिएबल्स, हमने ये एक सर्वे क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करा था इन 6 वेरिएबल्स को। इन 6 वेरिएबल, ये हमारे 6 क्वेश्चन थे और हमने एक लिकर्ट स्केल, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज करके डेटा कलेक्ट करा था। तो एक हम हाइपोथेटिकल डेटा हमने कलेक्ट करा और उसको हम एनालाइज करेंगे इस बेसिस पे। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।